हर एक शख्स है पीछे पड़ा हुआ इसके, हर एक शख्स के पीछे पड़ी हुई दुनिया। उम्र भर भी दौड़ो तो हाथ ना आएगी, अजीब शय है ये साथ में खड़ी हुई दुनिया। हेलो एवरीवन, आई एम दिनेश एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्ले, द विल बाय जेम्स मैथ्यू बेरी। दिस इज a one-act play that features three different scenes in a single setting. So the setting of the play is the office of a solicitor, Mr. Devices. The characters of the play are Devices, or we may call him Devices Senior, his son Robert Devices, who is also an advocate, a couple, Mr. and Mrs. Rose. The man is Philip Rose and the wife is Emily Rose. And another important character is Surtees, the clerk in the Devices office. Although the setting of the play is very ordinary, throughout the play ये सेटिंग सेम रहती है, अनचेंज्ड। इसी ऑफिस में सारे प्ले के इंसिडेंट्स होते हैं। पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इस ऑफिस में, दैट इज़ ए पोर्ट्रे ऑन द वॉल। ये टाइम लैप्स शो करता है। जब प्ले स्टार्ट होता है तो वहाँ पे क्वीन एलिज़ाबेथ का पोर्ट्रे है। उसके बाद जब टाइम बीत जाता है, सेकंड सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे किंग एडवर्ड का पोर्ट्रे है और थर्ड सीन में वहाँ पे किंग जॉर्ज का पोर्ट्रे होता है। दिस शोज़ द पासिंग ऑफ टाइम। This play was first performed in 1913 and belongs to a tradition of Edwardian one-act pieces। ये एक ऐसे compressed ड्रामाज होते थे जो एक सिंगल सिटिंग में कोई मोरल लेसन डिलीवर करते थे। As the play is divided into three scenes, तो जो इसका सीन वन है, that is in Victoria's era, Devices Senior is in charge of the Devices office and his son Robert is young, free-spirited and kind of a careless guy। एंड व्हेन द प्ले बिगिंस वी सी दैट सर्टिस द क्लर्क सेज कि कोई मिस्टर फिलिप हैं जो मिलने आए हैं ऑफिस में मिस्टर डिवाइसेस सीनियर से। और जब एडवोकेट डिवाइसेस सीनियर अपने क्लर्क सर्टिस से पूछते हैं कि मोटिव क्या है मिस्टर फिलिप रोज के मेरे पास आने का, तो सर्टिस बताता है कि ही हैड रिटन यू ए लेटर 2 days अगो, और वो जो लेटर था वो रॉबर्ट ने खो दिया, गुम कर दिया। तो मिस्टर डिवाइसेस अपने बेटे रॉबर्ट को बोलते हैं दैट दिस इज योर फर्स्ट केस एंड नाउ यू डील विद देम। और जब मिस्टर फिलिप रोस और उनकी वाइफ एमिली रोस अंदर आते हैं, तो फिलिप सेज कि आपको पता ही होगा व्हाई हैव आई कम हियर, और मैंने आपको लेटर लिखा था इसके बारे में। रॉबर्ट सेज ऑफ कोर्स आई नो एवरीथिंग। और वो आते हैं, बैठते हैं, और रॉबर्ट फिर आउटस्मार्ट करने की कोशिश करता है। वो उन्हें देखकर उनकी बातों से जज करने की कोशिश करता है दैट देयर मस्ट बी सम फाइट बिटवीन द कपल। और वो बोलता है कि सारी गलती मिस्टर फिलिप रॉस की है, क्योंकि रॉबर्ट को लगता है कि ये दोनों डिवोर्स के लिए आए हैं और मिस्टर फिलिप ने ज़रूर कुछ ना कुछ गलत किया होगा अपनी वाइफ मिसेस एमिली रोज के साथ। पर जब एमिली बोलती है नो नो ही इज़ एन एंजल, तो एकदम से रॉबर्ट फिर से जज करने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि ओह, तो सारी मिस्टेक एमिली की है। अभी भी उसे ये लगता है कि ये दोनों डिवोर्स के लिए आए हैं, तो वो रॉबर्ट की साइड लेने लगता है। और फिर जब वो फाइनली बताते हैं अपने आने का मोटिव कि हम यहाँ पे एक विल बनवाने के लिए आए हैं, तो बड़ा स्मार्टली रोबोट बोलता है कि ओहो, आप मिस्टर फिलिप रोज हैं। मैं तो किसी मिस्टर एडगर चार्ल्स रोज को एक्सपेक्ट कर रहा था, आज सेम नेम से कोई और भी क्लाइंट हमारे पास आने वाले हैं। और वो बोलता है कि ओह, ऐसा विल का काम तो मेरे फादर देखते हैं मिस्टर डिवाइसेस सीनियर, तो आप उनसे बात करो। सो बड़ा ही कॉमिकल और बड़ा टेंडर सा एनवायरनमेंट होता है फर्स्ट सीन में। और मिस्टर डिवाइसेस क्लियरली बोलते हैं फिलिप को कि वो लेटर जो था वो मिसप्लेस हो गया और मैंने नहीं पढ़ा वो। और मिस्टर फिलिप एंड मिसिस एमिली रोज दोनों वो उन्हें फिर से बताते हैं कि दैट वी हैव कम हियर टू मेक ए विल। और इनकी शादी को अभी 4 मंथ्स हुए हैं, पर दोनों में इतना ज़्यादा प्यार है कि फिलिप एक विल बनाना चाहता है जिसमें वो ये लिखना चाहता है कि जब भी मेरी डेथ होगी, व्हेनेवर आई डाई, सो व्हाटएवर आई पोजेस शैल गो टू माय वाइफ एमिली। और एमिली इस बात पे रोना स्टार्ट कर देती है कि दैट व्हाई इज फिलिप थिंकिंग ऑफ हिज डेथ एंड व्हाई डज ही यूज द वर्ड डेथ। यू सी द बॉन्ड बिटवीन द कपल। जैसे ही फिलिप मेंशन करता है कि कभी उसकी डेथ होगी, वो अपना सारा का सारा पोज़ेशन जो है, जो कुछ भी उसके पास है प्रॉपर्टी या जो कुछ भी उसके पास कैश अमाउंट है, वो सब कुछ अपनी वाइफ़ के नाम करना चाहता है, जस्ट बिकॉज़ ही लव्स हिज़ वाइफ़। अगर उसकी अनटाइमली अनसर्टेन डेथ हो जाती है, तो उसकी वाइफ़ को सफ़र ना करना पड़े, इसीलिए वो एक विल बनाना चाहता है जिसमें वो सब कुछ अपनी वाइफ़ के नाम कर जाएगा। पर उसकी वाइफ़ जैसे ही सुनती है ये बातें कि वो उसका हस्बैंड डेथ रिलेटेड कोई बातें करता है और ये सब सोचता है, और वो सोचती है कि कल को मेरे को अकेले रहना पड़े फिलिप के बिना, तो इस थॉट से ही वो रोना स्टार्ट कर देती है। दिस शोज़ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ देयर रिलेशन, कि वो दोनों कितना क्लोज़ और कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनका। और इस टाइम पे जो प्रॉपर्टी है मिस्टर फिलिप की, जिसका वो विल बनाना चाहते हैं जिसकी, उनकी जो नेट वर्थ है वो 200 पाउंड है जो उनकी सेविंग्स है, और उनकी एनुअल इनकम 170 पाउंड है। Philip tells Mr. Devices that he began at 60 pound a year but now he earns 170 pound a year, और फिलिप का एम्बिशन है 365 पाउंड ए ईयर कमाना जब वो रिटायर हो।
सो दिस इज़ द एम्बिशन ही हैज़ कि वो हर साल 365 पाउंड कमाए। डिवाइसेस पूछते हैं फिलिप से कि क्या वो अपनी प्रॉपर्टी में से या अपनी विल में किसी और को भी पार्टनर बनाना चाहता है, किसी और का नाम उसमें मेंशन करना चाहता है। तो फिलिप सेज़ कि उसकी वाइफ़ इंसिस्ट करती है एमिली कि वो अपने 2 कज़िन्स को भी उसमें पार्टनर बनाए, उन्हें भी कुछ शेयर दे। तो फिलिप बोलता है कि मैं 50 पाउंड उन दोनों को 50 पाउंड दोनों-दोनों को उसमें देना चाहता हूँ और उसी टाइम पे एमिली बोलती है नॉट 50 यू हैव टू गिव देम 100 पाउंड ईच। इसके अलावा एमिली इंसिस्ट करती है कि 10 पाउंड देने चाहिए फिलिप को एक कन्वालेसेंट एक काइंड ऑफ नर्सिंग होम को जहाँ वो कुछ टाइम रहा था, जहाँ उसकी तबीयत जब खराब हो गई थी, तो उसकी केयर की गई थी। दिस शोज़ द फिलैंथ्रोपिक नेचर ऑफ मिस्टर एंड मिसेज़ रोज़ ऑल्दो उनके पास कम पैसा है, दे मेक ओनली 170 पाउंड अ ईयर, स्टिल वो अपने कज़िन्स के बारे में भी सोच रहे हैं और वो थोड़ी-सी चैरिटी भी करना चाहते हैं एक नर्सिंग होम में डोनेट करके। तो अपने क्लाइंट की सारी बातें समझने के बाद मिस्टर डिवाइसेस आस्क मिस्टर एंड मिसेस रोज टू गो समवेयर, हैव सम लंच और कम आफ्टर ए व्हाइल और मीनव्हाइल वो जो है उनकी विल प्रिपेयर करवा लेंगे और वो अपने क्लर्क सर्टिस को बोलते हैं कि सर्टिस सी टू इट, हमें ये विल प्रिपेयर करनी है इनकी। पर उस टाइम मिस्टर डिवाइसेस नोटिस करते हैं कि सर्टिस का बिहेवियर पिछले कुछ टाइम से बहुत स्ट्रेंज है। ही इज़ बिहेविंग बहुत ज़्यादा अजीब या बहुत ज़्यादा ऐसा शोक में रहने वाला इंसान बन चुका है वो। तो मिस्टर डिवाइसेज़ उससे पूछते हैं सर्टिस व्हाट इज़ इट? तो सर्टिस उन्हें पहले तो बताने में थोड़ा हिचकिचाता है, पर जब वो बार-बार पूछते हैं तो सर्टिस उन्हें बताता है कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है उसे। तो बोलते हैं मेडिकल प्रॉब्लम है तो तुम डॉक्टर को दिखाओ। तो सर्टिस सेज़ कि मैं ऑलरेडी डॉक्टर को दिखा चुका हूँ। मिस्टर डिवाइसेज़ बोलते हैं कि ज फिर क्या बोला डॉक्टर ने? तो इसका इलाज करवाओ जो भी प्रॉब्लम है। तो सर्टिस बताता है कि अब इसका इलाज नहीं हो सकता। He says that he is too late for the operation now. Had he been operated long ago, there might have been a chance. पर अब बहुत देर हो चुकी है। तो मिस्टर डिवाइसेस बोलते हैं बट यू डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम long ago. सर्टिस says that not to my knowledge sir. मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है. But the doctor says it was always there. A black spot in me, not so big as a pin's head, but waiting to spread and destroy me in the fullness of time. So what Satish is implying that he has cancer and his days are very limited now. और सैटिस बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि वी ऑल हैव सच काइंड ऑफ ए स्पॉट और अगर हम टाइमली इसे चेक नहीं करते तो ये हमें फिर एंड में बहुत नुकसान पहुंचाता है। सैटिस बताता है कि डॉक्टर कॉल्ड इट ए अकर्स्ड थिंग, वी शुड नो ऑफ दैट अकर्स्ड थिंग एंड वी शुड बी ऑन द वॉच। और ये कहकर सर्टिस वो पेपर्स लेकर चला जाता है एंड ही सेज दैट आई विल सी टू दिस विल सर। एंड हियर द कर्टेन फॉल्स, द सीन वन एंड्स। और जब कर्टेन ऊपर उठता है तो एवरीथिंग इज सेम इन दैट ऑफिस। एक चीज़ जो चेंज हो गई है वो चेंज हो गया है वॉल पे लगा पोर्ट्रे, वहाँ अब क्वीन विक्टोरिया की जगह किंग एडवर्ड का पोर्ट्रे है दैट शोज की ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हैव बीन पास्ट। When the scene 2 begins, that we see Philip has now come again to meet Mr. Devices, but this time he has not informed his wife about his visit to Mr. Devices about changing his will, बट स्टिल एमिली को कहीं न कहीं से पता चल जाता है और वो भी वहाँ ऑफ़िस में पहुँच जाती है डिवाइसेज़ के। मिस्टर डिवाइसेज़ सीनियर जो थे, वो तो गए हुए हैं गोल्फ खेलने और रॉबर्ट जो है वो अब इंचार्ज है ऑफ़िस का। रॉबर्ट इनसे बात करता है मिस्टर फिलिप से। वी कम टू नो दैट नाउ द नेट वर्थ ऑफ मिस्टर फिलिप इज़ 70,000 पाउंड, जो कि पहले सीन में 170 पाउंड थी, वो अब 70,000 पाउंड हो चुकी है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि फिलिप और एमिली के 2 बच्चे हैं, ए सन हैरी एंड ए डॉटर ग्वेंडोलिन। और ग्वेंडोलिन के बारे में हमें ये पता चलता है कि ग्वेंडोलिन भाग गई है किसी के साथ। एंड मिस्टर फिलिप सेज दिस इज़ द मेन रीज़न ही वांट्स टू मेक ए न्यू विल। पर एमिली इस बात पे बहुत फाइट करती है, वो बोलती है कि क्या ज़रूरत है विल चेंज करने की और जो हमने पहले सीन में प्यार देखा था फिलिप और एमिली के बीच, वो अब वैसा प्यार नहीं रहा, वो फेड हो चुका है प्यार। जैसे ही इनका अमाउंट बढ़ा है, वेल्थ इंक्रीज़ हुई है, उसके साथ-साथ वेल्थ इंक्रीज़ होने के साथ उनका प्यार कम हो गया है और दोनों में कपल में अब डिस्टेंस नज़र आता है। पहला तो इसी बात से कि फिलिप ने एमिली को इन्फॉर्म नहीं किया था जब वो अपनी विल में चेंज करने आ रहा था और एमिली जब वहाँ पहुँच गई तो दोनों के बीच में जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और वो आर्ग्यूमेंट्स इस बात पे भी होते हैं कि पहले फिलिप ने डिसाइड किया था कि वो 10 पाउंड्स देगा उस कन्वालेसेंट होम को जहाँ उसने रिकवर किया था जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। पर अब फिलिप बोलता है कि उसे 500 पाउंड्स कर दिया जाए और एमिली इस बात पे बोलती है कि इज़ दैट नेसेसरी, इतना ज़्यादा अमाउंट क्यों देना है उन्हें? तो फिलिप इस बात से चिढ़ जाता है और वो बोलता है कि मेक इट 1000 पाउंड्स, वो 1000 पाउंड्स देगा अब उस हॉस्पिटल को। इसके अलावा जो उसने अपनी 2 कज़िन्स को 100 पाउंड्स ईच देने का पहले विल में रखा था प्रोविज़न, वो बोलता है कि अब उन्हें
एक-एक बार 100 पाउंड्स नहीं देने, उनके लिए रादर 50 पाउंड्स एवरी ईयर कर दो कि हर साल उन्हें 50 पाउंड्स दिए जाएँगे मेरी विल से दोनों कज़िन्स को। ऑल्दो इस बात पे बहुत आर्ग्यू करती है एमिली बट फिलिप सेज़ दैट माय माइंड इज़ मेड अप और वो अपनी विल में ये सारे चेंजेस कर देता है। एमिली को चिंता होती है कि कहीं जो विल में पैसे मेरे नाम करने की बात हुई थी पहली विल में कि जो कज़िन्स को दे दिया और जो हॉस्पिटल को दे दिया उसके बाद जो कुछ भी है वो मेरे नाम रहेगा, वो सब अब सेम रहने वाला है या चेंज होगा? तो टू हर रिलीफ फिलिप सेज कि बाकी सबका सब सेम रहने दो और इनके जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो एमिली बोलती है कि तुम्हारी बातें सुनकर ऐसे लगता है कि जैसे तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे मरने के बाद दूसरी शादी कर लूंगी और फिलिप इसका आंसर करता है कि तुम्हारी बातें सुनकर ये लगता है कि जैसे तुम चाहती हो कि मैं नेक्स्ट वीक ही मर जाऊं। तो दिस शोज द डिस्टेंस द इमोशनल डिस्टेंस बिटवीन द कपल कि अब वो दोनों एक दूसरे से कितना इमोशनली सेपरेट हो गए हैं, उनके बीच में कोई प्यार नहीं रहा। एमिली जब फिलिप से पूछती है व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस तो फिलिप बोलता है कि आई एम अफ्रेड दैट यू विल वेस्ट ऑल माय हार्ड अर्न्ड मनी इन इनजुडिशियस इन्वेस्टमेंट्स। और वो रॉबर्ट से ये कहता है कि इफ दैट हैपेंड, अगर इसने मेरे पैसे जो हैं मेरी हार्ड अर्न्ड मनी वेस्ट कर दी, इनजुडिशियस इन्वेस्टमेंट्स में उड़ा दी, तो आई विल नॉट बी एबल टू लाई पीसफुली इन माई ग्रेव। मैं मरने के बाद भी शांति से नहीं रह पाऊंगा। इतना ज़्यादा फिलिप अटैच्ड फील करता है अब अपनी मनी के साथ। वो जो स्टार्टिंग में एक ब्लैक स्पॉट था उसका एम्बिशन कि वो 365 पाउंड ईयर कमाना चाहता था और जो उसका तरीका था बताने का, अपनी वेल्थ के बारे में बताने का, दैट शोड कि उसके अंदर कहीं न कहीं एक ग्रीड, एक सेल्फिश ब्लैक स्पॉट है। पर अब वो ग्रीड, उसका ब्लैक स्पॉट जो है, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है जिसकी वज़ह से उसका मैरिटल लाइफ़ भी उसकी सफ़र करने लगी है। और अपने पैसों के साथ, अपनी वेल्थ के साथ इतनी ज़्यादा एसोसिएशन दिखाना कि ये स्टेटमेंट देना कि अगर मेरे पैसे वेस्ट हुए तो मैं मरने के बाद भी चैन से नहीं रह पाऊँगा। दिस शोज़ द लेवल ऑफ ग्रीड एंड सेल्फिश नेचर एंड अटैचमेंट टू वेल्थ, एंड दिस अटैचमेंट टू वेल्थ कम्स एट द कॉस्ट ऑफ डिटैचमेंट टू लव। Anyway, Robert says when his father would come back, I'll give him all the details and he will make necessary changes in the will. And Philip says how lucky is Mr. Devices that he has the time to play golf. I don't have any time to play golf. और फिलिप जो है वो अपना सारा टाइम, सारे एफर्ट्स इन्वेस्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने में। एमिली इस बात से सैटिस्फाइड होती है कि एट लीस्ट बचा हुआ जितना भी अमाउंट है वो सारा का सारा मेरे पास आएगा हॉस्पिटल और कज़िन्स को देने के बाद। तो वो चले जाते हैं एमिली और फिलिप फिर से ऑफ़िस से अपनी विल में चेंजेस करने के बाद, और ये एंड ऑफ सीन 2 होता है। Before the scene 3 begins, we get important information that it's been 2 years मिस्टर डिवाइसेस सीनियर जो थे वो रिटायर हो चुके हैं और अब रॉबर्ट ही इंचार्ज है डिवाइसेस ऑफिस का। और अब जब डिवाइसेस वर्ड यूज़ होता है तो वो रॉबर्ट के लिए यूज़ होता है और रॉबर्ट के पास एक उसका अपना क्लर्क है जिसका नाम है क्रीड। सीन 3 की बिगिनिंग में डिवाइसेस सीनियर ऑफिस आते हैं एक दिन और वो ऑफिस आकर देखते हैं कि वहाँ पे सर्टीज़ नहीं है। ही आस्क्स फॉर सर्टीज़ कि सर्टीज़ कहाँ है? तो क्रीड उन्हें बताता है कि आई एम नॉट सर्टीज़, माय नेम इज़ क्रीड। तो वो जाते हैं ऑफिस में, देखते हैं, वो बोलते हैं कि ये कोट किसका है? तो क्रीड बोलता है कि ये मिस्टर डिवाइसेस का कोट है। डिवाइसेस सीनियर बोलते हैं आई एम डिवाइसेस, ये कोट रॉबर्ट का होगा, हटाओ इसे यहाँ से, ये मेरा प्लेस है। और वो वहाँ पर अपना कोट टाँग देते हैं और बैठ जाते हैं। एंड ही बिहेव्स लाइक ही इज़ लिविंग इन हिज़ पास्ट डेज़। जैसे वो पहले ऑफ़िस में रहते थे शान से, वैसे ही मिस्टर डिवाइसेस सीनियर फिर से उसी फीलिंग में आ जाते हैं। और जब रॉबर्ट वापस आता है तो क्रीड बताता है रॉबर्ट को कि आपके फादर आए हुए हैं और वो ऑफ़िस में हैं, आपकी सीट पे बैठे हुए हैं। रॉबर्ट आने के बाद अपने फादर को एक फायरप्लेस के पास बिठा देता है जहाँ वो कंफर्टेबली बैठ पाएँ। एंड वी सी दैट नाउ मिस्टर फिलिप हैज़ कम अगेन थर्ड टाइम टू मेक चेंज इन हिज़ विल। अब दीवार पे किंग जॉर्ज का पोर्ट्रेट है व्हिच शोज़ दैट अनदर 20 इयर्स हैव पास्ड। और जो अमाउंट है, जो नेट वर्थ है मिस्टर फिलिप का, दैट इज़ इमेज़रेबल। अब अकूत संपत्ति है मिस्टर फिलिप रोज़ के पास। पर जो चेंजेज़ हुए हैं वो ये हुए हैं कि दैट हिज़ वाइफ एमिली रोज़ इज़ नो मोर। और ये कितना आयरॉनिक है कि सीन 1 से ये विल इसलिए बनाई जा रही थी कि मिस्टर फिलिप के मरने के बाद जो सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा होगा वो एमिली रोज़ को मिले। पर एमिली रोज़ पहले ही मर चुकी है मिस्टर फिलिप से। उनका बेटा जो हैरी रोज़ था, वो अबाउट हिम मिस्टर फिलिप सेज़ दैट ही इज़ रोटन। वो पूरी तरह से एक बर्बाद चाइल्ड है और he does not associate with him. He says that I do not wish to talk to him or talk about him, just forget about him. और अपनी बेटी ग्वेंडोलिन के बारे में वो बताते हैं जो पहले भाग गई थी। नाउ ही टेल्स कि वो अपने ड्राइवर के साथ भाग गई थी, अपने शोफर के साथ भाग गई थी। सो दिस ब्रिंग्स डिस्ग्रेस टू हिम एंड फिल्स हिम विद रेज एंड हेट्रेड। और वो अपनी वाइफ के बारे में भी कोई बात नहीं करना चाहते। अपनी वाइफ की डेथ के बाद भी उनके मन में अपनी वाइफ के लिए कोई प्यार नहीं है। जब रॉबर्ट उनकी वाइफ को
मिसेज़ रोज़ बोलता है, तो वो बोलता है कि शी वाज़ नेवर दैट, वो कभी नहीं थी मिसेज़ रोज़। दिस इज़ द हाइट ऑफ इमोशनल इंडिफरेंस दैट मिस्टर फिलिप रोज़ हैज़ नाउ रीच्ड। ऑल्दो ही हैज़ मेड इमेज़रेबल मटीरियल वेल्थ, बट ना तो अब उनके पास प्यार है, ना उनकी वाइफ़ है, ना उनके बच्चे हैं। और ना ही कोई ऐसा लीगल एयर बचा है जिसको वो अपनी विल जो नई बना रहे हैं, जिसको वो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर पाएँ। क्योंकि उनकी जो कज़िन्स भी थी दोनों, उन दोनों की डेथ हो चुकी है लॉन्ग अगो। और एमिली और हैरी तो वैसे ही उनके नाम वो कुछ करना नहीं चाहते, और उनकी वाइफ़ की डेथ हो चुकी है। तो मिस्टर फिलिप बोलते हैं कि पहले जितनी भी मैंने विल बनाई हैं, वो सारी की सारी स्टैंड्स कैंसल, और अब मैं एक अपनी नई विल बनाना चाहता हूँ। और वो जब ये बात बोलने लगते हैं कि मैं अपनी नई विल इसके नाम करूँगा, तो वो रुक जाते हैं क्योंकि ही रियलाइज़ेज़ दैट नाउ ही हैज़ नो वन। अब उनके पास कोई नहीं है जिसके नाम वो अपनी विल कर सकें। He says, I, Philip Rose of 77 Bath Street, do hereby revoke all former wills and testaments, and I leave everything of which I die possessed. I leave it, I leave it. I don't know what to do with it. And surprisingly, he asked Mr. Robert, कांट यू मेक एनी सजेशंस, मैं अपना जो ये इतनी वेल्थ है ये किसके नाम करूं? और रॉबर्ट बोलते हैं कि ये बहुत लार्ज सम है, एंड यू शुड टेक सम टाइम, यू शुड थिंक अबाउट इट। बट मिस्टर फिलिप बोलते हैं, ये सारा का सारा पैसा मैंने अपने खून पसीने की कमाई से कमाया है, बहुत मेहनत करके कमाया है। और वो अपनी पॉकेट से कुछ पेपर्स निकालते हैं और बोलते हैं कि इन पेपर्स पे कुछ एड्रेसेस लिखे हुए हैं, कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, एंड आई वांट कि ये जितना भी मेरी वेल्थ है, जितना भी अमाउंट है, ये सारा का सारा इन सब में बाँट दिया जाए विद माय रिस्पेक्टफुल कर्सेस। ये वो लोग हैं जिनके साथ ज़िंदगी भर मिस्टर फिलिप ने कॉम्पिटिशन किया ये पैसा कमाने के लिए, जो इनके कंपैटिटर्स थे, जिनके साथ कॉम्पिटिशन में इतना इन्वेस्ट कर दिया मिस्टर फिलिप ने खुद को कि उन्होंने अपनी फैमिली, अपनी वाइफ़, अपने चिल्ड्रन की केयर करना भी छोड़ दिया और सिर्फ़ पैसा कमाने में लगे रहे। एंड नाउ इन द एंड जब उनके पास कोई नहीं है जिसको वो अपनी वेल्थ ट्रांसफ़र कर सकें, तो वो अपना सारा का सारा पैसा उन्हीं के नाम कर देना चाह रहे हैं, जिनके साथ कॉम्पिटिशन करके उन्होंने ये पैसा कमाया, और उनको ये कर्स भी करते हैं कि जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इन पैसों ने, तो होपफुली उनकी भी बर्बाद कर देगी। और जब ये बोलते हैं तो वहाँ फायरप्लेस के पास बैठे हुए मिस्टर सीनियर डिवाइसेस बोलते हैं कि ये कौन-सी विल की बात कर रहे हो तुम? क्या ये वो विल है जो मैंने बनाई थी? तो रॉबर्ट अपने फ़ादर से पूछता है कि आप नहीं जानते फ़ादर, ये वो हैं मिस्टर फ़िलिप। तो वो बोलता है मिस्टर डिवाइसेस कि मैं नहीं जानता इस फ़िलिप को, ये कौन है? तो रॉबर्ट उन्हें रिमाइंड करवाने की कोशिश करता है, ये मिस्टर रोस हैं जो हमारे पास पहले आए थे विल बनवाने के लिए। मिस्टर डिवाइसेस कहते हैं कि मैं इस मिस्टर फिलिप रोज़ को नहीं जानता, मैं एक रोज़ को जानता था, मिस्टर रोज़ को, जो मेरे पास बहुत टाइम पहले आए थे। ए ब्राइट यंग फेलो विद सच ए डियर प्रेटी वाइफ। ऑल्दो उनके पास बहुत कम वेल्थ थी, पर मैं उन्हें देखकर इतना हैरान था कि कितना हैप्पी पेयर है ये। बेचारा कपल, कितनी अनहैप्पी एंडिंग हुई उनकी। तो फिलिप कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, पर सर चीज़ें गलत कहाँ हुई? मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि बिगिनिंग कहाँ से हुई सब कुछ गलत होने की? तो डिवाइसेस बोलते हैं, देयर वाज़ नेवर ए बिगिनिंग, इट वाज़ ऑलवेज़ देयर, ऑलवेज़ इन देम ए स्पॉट नो बिगर देन ए पिन्स हेड, बट वेटिंग टू स्प्रेड एंड डिस्ट्रॉय देम इन द फुलनेस ऑफ टाइम। और ये सेम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जो टर्मिनोलॉजी डॉक्टर ने यूज़ की थी फिज़िकल कैंसर के लिए जो सर्टीज़ को था, और उसी से कंपैरिज़न करते हुए मिस्टर डिवाइसेस फिलिप रोज़ का साइकोलॉजिकल कैंसर डिस्क्राइब करते हैं। फिलिप ये क्वेश्चन करता है मिस्टर डिवाइसेस से कि क्या वो कुछ कर सकता था इसे प्रिवेंट करने के लिए? तो मिस्टर डिवाइसेस कहते हैं कि अगर वो इसका ध्यान रखते, इफ दे हैड बीन ऑन द वॉच, बट बिकॉज़ उन्होंने उसका ध्यान नहीं रखा, इसीलिए ये टाइम के साथ स्प्रेड होता गया। एंड ही सेज इट इज़ कॉल्ड द अकर्स्ड थिंग, इट गेट्स नियरली एवरीबॉडी इन द एंड। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो जो भी आप में ब्लैक स्पॉट होगा, वो टाइम के साथ इतना स्प्रेड हो जाएगा या इतना टेक ओवर कर लेगा वो आपको कि इन द एंड वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। इन द एंड फिलिप को जब ये रियलाइज़ेशन होती है कि कैसे उसकी लाइफ़ यहाँ तक पहुँची और कैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तो ही सेज़ दैट ही विशेस टू हेल्प द यंग थिंग्स। जो यंग माइंड्स हैं या यंग चिल्ड्रन हैं, वो उन्हें अवेयर करना चाहता है टू लुक फॉर दैट स्पॉट व्हाइल देयर इज़ टाइम, और वो उन्हें डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। तो रॉबर्ट उसे बोलते हैं, विद सच ए लार्ज फॉर्च्यून, तुम इतनी वेल्थ के साथ उन्हें बचाने की कोशिश करोगे? तो इसकी जो एंडिंग लाइन है उसमें फिलिप कहता है, इट कांट बी डन विद मनी सर। ये रियलाइजेशन है फिलिप की कि जिंदगी में जो कुछ भी वो चाह रहा है, इट कांट बी डन विद मनी। और इसे डिस्क्राइब करते हुए क्या खूब कहा है अमीर इमाम ने, हम ऐसे लोग ही खुराक थे सदा इसकी, हमारे खून को पीकर बड़ी हुई दुनिया।
अमीर इमाम ने कूड़े में फेंक दी कब की, जिसे तलब हो उठा ले पड़ी हुई दुनिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।